नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज क्लास तीसरा है। फिजिकल जियोग्राफी का क्लास तीसरा आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम लोगों ने दूसरे क्लास में देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी कि जितने ग्रह व्रह थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमारे ग्रह कैसे बने थे। और ग्रहों में हम लोगों ने देखा था कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि सूर्य जो है कि गर्म क्यों होता है, उसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, परमाणु संलयन कैसे होता है, परमाणु संलयन परमाणु विखंडन में अंतर क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था सूर्य में कोरोनल मास इंजेक्शन कैसे होता है, CME जिसे कहते हैं। इसके बाद कोरोना क्या है, इसके बाद कोर क्या है। हम लोगों ने सूर्य के बारे में, इसके बाद बुध और शुक्र ग्रह के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग तीसरे क्लास में प्रारंभ करने वाले हैं। बाकी जो ग्रह बचे हैं जैसे कि मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी को छोड़कर हम लोग पृथ्वी ग्रह को लास्ट में पढ़ेंगे और पृथ्वी पढ़ते हुए, पृथ्वी को लेते हुए सारे चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो बाकी ग्रह हैं, जैसे कि मैंने बताया था जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले वाले ग्रह, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले ग्रह यानी कि जोवियन जो ठोस अवस्था में हो और पार्थिव ग्रह जो गैसीय अवस्था में है, मैंने ये सब बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रह। तो ग्रह में देखिए मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह क्रोट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इतना मंगल ग्रह में जाना है कि यह क्रोट का हिस्सा नहीं है। क्रोट का अर्थ क्या होता है कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जो है कि केंद्र है और यहीं पे चुंबकीय तत्व के कारण यहाँ से जो है कि चुंबकीय परत बनती है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि ये है, तो ये ऐसे करके बीच में है ना, तो ये बीच में यहाँ पे बनेगा और यहाँ से ऐसी ही मात्रा में प्रकाशीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र जो है कि माना जाता है कि चंद्रमा पे हिस्सा नहीं है उसका, मतलब बहुत ही सीमित मात्रा में पाई जाती है। और मंगल ग्रह में ज़्यादा नहीं याद करना, बस इतना याद कर लीजिएगा कि इसका जो उपग्रह है, उपग्रह सैटेलाइट प्राकृतिक और मानवकृत दोनों होते हैं। तो जो इसका प्राकृतिक उपग्रह है उसे फोबोस और डोमोस कहते हैं। फोबोस और डोमोस जैसे पृथ्वी के लिए चंद्रमा है, वैसे ही मंगल ग्रह के लिए फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हम लोगों के ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। और यह पार्थिव ग्रह माना जाता है। जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रह के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट बांटती है, अब यही मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट सीधा सी तरह जान लीजिए कि यह बर्फ के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, कुछ उपग्रह हैं जो इन दोनों के ग्रह में घूमते हुए एक रेखा बनाई है जो सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद बृहस्पति ग्रह है। अगर पूछे परीक्षा में कि क्षुद्र ग्रह की पेटी किन दो ग्रहों के मध्य है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है। ग्रेट रेड स्पॉट दिखने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो है कि गैसें बहुत ज़्यादा हैं और जिसके कारण अगर हम लोग जाते हुए देखते हैं तो कुछ जो है कि रेड टाइप का दिखता है। और माना जाता है कि यदि हम लोग बृहस्पति ग्रह पे स्थित हो तो हमने जो एक पढ़ाया था कि रेड जाइंट स्टार टाइप का, तो ये जो पूरा ग्रह है उसी टाइप में रेड रेड टाइप का दिखता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह पर रेड स्पॉट देखे जाते हैं। वैसा रेड स्पॉट कोई वस्तु है या नहीं, उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों के पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये जो 92 उपग्रह पाए बृहस्पति ग्रह पे, लगभग 92 उपग्रह हैं। उपग्रह को क्या कहते हैं? उपग्रह का अर्थ है जैसे पृथ्वी के लिए चंद्रमा, वैसे ही बृहस्पति के लिए चंद्रमा, ठीक है। तो पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, लेकिन बृहस्पति के पास 92 से ज़्यादा उपग्रह हैं, जिनमें प्रमुख उपग्रह गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो,
देखिए ये प्रमुख है, ये आयो, यूरोपा, कैलिस्टो जो है कि परीक्षा में पूछा गया था, तो ये याद करेगी, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, इसके बाद गैनीमेड, ये जो है कि प्रमुख उपग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण मिलता है। गुरुत्वाकर्षण का कारण ये है कि यह ग्रह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसका गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है कि गैसें बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो कोर है वो बहुत ही छोटा है। जैसे कि ये ग्रह हो गया, ये इसका कोर हो गया, और ये गैसें पूरा बनाई हुई है, गैसों से बना हुआ ये ग्रह इतना बड़ा है, लेकिन इसका कोर बहुत छोटा है। तो जो कोई वस्तु आता है तो उस पर ये कोर का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, जिसके कारण उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं शनि ग्रह। जो हम लोगों का शनि ग्रह है इसमें वलय पाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछे कि केवल शनि ग्रह में वलय पाया जाता है तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि शनि पे पाया जाना जो वलित है, अब ये वलय का अर्थ क्या होता है, ये शनि ग्रह है और इस पर ये जो घूमने वाली ऐसे पट्टी दिख रही है, यानी कि ये शनि ग्रह है और ये घूमने वाली, ये जो वलय ऐसे घूम के बनाती है, ये दरअसल उपग्रह है। उपग्रह यानी कि मैंने बताया कि शनि का चंद्रमा, ठीक है, ये उपग्रहों के कारण वलय बनाती है शनि ग्रह पर। तो हर ग्रह पर वलय है, लेकिन बुध और शुक्र पर छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे कोई उपग्रह नहीं बनता इसलिए वलय नहीं बनता। तो लगभग और सारे ग्रहों के पास वलय माना जाता है कि है, लेकिन सर्वाधिक प्रतीक होने के कारण माना जाता है कि सर्वाधिक वलय शनि ग्रह पे ही वलय बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि 142 से ज़्यादा चंद्रमाएं पाई जाती है, उपग्रह मिलता है। तो इनके प्रमुख उपग्रह टाइटन, एनसेलेडेड, रिया, मीमास, डायोन। और इसमें जो है कि आप टाइटन, रिया और डायोन याद रखिएगा, क्योंकि टाइटन ग्रह का आप लोग नाम सुने होंगे, यदि आप सुपरमैन मूवी देखे होंगे तो जो सुपरमैन आता है वो टाइटन ग्रह से आता है, तो वहाँ से वो टाइटन याद हो गया। और ये रिया, रिया इंडियन नाम है, तो रिया याद कर लिए। देखिए सबसे बड़ा इसका उपग्रह टाइटन है, सेकंड पे रिया है, ठीक है, थर्ड पे जो है कि डायोन या फिर मीमांस माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी में टाइटन, रिया की जानकारी मिलती है कि ये सबसे बड़ा है, सेकंड पे रिया है, इसके बाद डायोन और मीमांस, एनसेलेडर, ये जो है कि प्रमुख इसके उपग्रह माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अरुण ग्रह। अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस ग्रह इससे कहते हैं, तो ये लुढ़कता हुआ ग्रह माना जाता है। लुढ़कता हुआ ग्रह का मतलब ये है कि ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकती है, यानी कि ये ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो अरुण ग्रह है ये 90 डिग्री 98 डिग्री लगभग झुका हुआ, 98 डिग्री झुकने का मतलब ये इतना झुका हुआ है। इसके बाद जब ये गति करता है तो ऐसे ऐसे गति करता है, जिसके कारण लगता है कि ये लुढ़कते हुए जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि ये लुढ़कते हुए गति करता है, और ये 58 डिग्री सेल्सियस तक झुका हुआ है। और दूसरी चीज़ माना जाता है कि यह एंटी क्लॉकवाइज न होकर क्लॉकवाइज घूमता है। और बाकी ग्रह जैसे कि मैंने बताया था कि कल के ग्रह में क्लास में शुक्र ग्रह भी क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह दोनों जो है कि घूमते हैं क्लॉकवाइज में, बाकी सारे ग्रह घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, अब ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 1 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो सारी सुइयां हैं वो इस टाइप में ऐसे से घूमती हैं, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे ही जो है कि ये अरुण और शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि इस टाइप से, ये आप लोग देखेंगे इस टाइप से, समझ गए, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पूछे कि सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूमती हैं, गलत, सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, गलत। ठीक है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया है
क्लॉकवाइज घूमता है तो यह परिक्रमण करता है। ठीक है, परिक्रमण यानी कि सूर्य यहाँ पे स्थित है, ये जो परिक्रमा करता है इसे मैंने क्लॉकवाइज बताया। अब देखते हैं अरुण। अरुण ग्रह में एंटी लॉकिंग बनता है। तो देखिए एंटी लॉकिंग का अर्थ क्या होता है, ये ग्रह सबसे बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण अरुण ग्रह का सर्वाधिक दिन यह लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, और यहाँ पे एरोसोल भी बनता है। एरोसोल का मतलब ये होता है कि जहाँ से लगभग हम लोगों का आकाशमंडल खत्म होने वाला होता है, तो वहाँ पे चमकीली चमकीली बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे पृथ्वी पे, अभी पढ़ाएंगे आपको, अरोरा एस्टोलिस और अरोरा बोरोलिस, वो कैसे बनता है उसी टाइप के यहाँ पे एरोसोल टाइप का कुछ दिखता है। एरोसोल एक प्रकार का धूल कण से बना भी हो सकता है, जो कि चमकीला पदार्थ टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले उपग्रह खत्म करेंगे। ये जो उपग्रह है ये दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवकृत। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानवकृत उपग्रह लास्ट पढ़ेंगे। मानवकृत उपग्रह वो है जो सैटेलाइट इसरो द्वारा, नासा द्वारा, रॉसकॉस्मोस द्वारा, जस्का द्वारा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा छोड़े जाते हैं। वो जो है कि मानवकृत सैटेलाइट है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। जो चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजीकतम उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो खोजा जा चुका है। और जो है कि हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति जैसे मैंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण था, उसी प्रकार बिग बैंग स्लैब यानी कि बिग स्लैब थ्योरी, यानी बिग स्लैब थ्योरी, स्लैब में थप्पड़, यानी कि ये पृथ्वी है और किसी ने आया और ऐसे थोड़ा सा टकरा के चला गया। अब यहाँ से जब ये टकराया तो यहाँ से थोड़ा सा टूट कर घूमने लगा। अब जैसे कि थोड़ा सा टूट के वो घूमने लगा, तो यही जो थोड़ा सा भाग है यही चंद्रमा कहलाता है। ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही भाग माना जाता है। और यह बिग स्लैब थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि यह जो है कि बिग स्लैब थ्योरी हुई थी, जिसके कारण पृथ्वी से कोई ग्रह टकराने के कारण यहाँ से जो है कि कुछ भाग अलग हुए, वही आगे चल के चंद्रमा कहलाए। इसे विलियम हर्टमैन ने बताया था। ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब जानते हैं कि चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है कि एक ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, मैंने बताया था परिक्रमण वो होता है जो किसी चीज की परिक्रमा करे, परिभ्रमण वो होता है जो अपनी ही अक्ष पे घूमे। ठीक है, ये हो रहा है परिभ्रमण और ये हो रहा है परिक्रमण। ठीक है, तो इसका परिक्रमण काल परिभ्रमण काल दोनों ही समान होता है, जो कि 27 दिन माने जाते हैं। ये जो 27 दिन है पृथ्वी के 27 दिन माने जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के 27 दिन के कारण इसका जो है कि परिक्रमण और घूर्णन को हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण और घूर्णन इसका 27 दिन का होता है। ठीक है, हम लोग चंद्रमा का सिर्फ 49% भाग ही देख पाते हैं, 49% भाग ही विजिबल है। अब ये चंद्रमा आप लोग देखेंगे और ये चंद्रमा देखेंगे और ये पृथ्वी। अब ये भी जो है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं। अब ऐसे ही घूमते घूमते ये पीछे चले जाएंगे, फिर ये आगे आएगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो इसका जो ज़्यादातर भाग है वो पृथ्वी के समकक्ष आ ही नहीं पाता है, क्योंकि पृथ्वी पे मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है। और जो है कि यह
पूरा भाग दिखाई नहीं जाता, इसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग सिचुएशन। टाइडल लॉकिंग सिचुएशन का अर्थ ये होता है कि कुछ वस्तु का पूरा भाग न दिखाई देना, छुप जाना। तो इस कारण टाइडल लॉकिंग की वजह से, यानी कि इसकी जो घूमने की परिक्रमा है और परिभ्रमण है, इसके कारण इसका सिर्फ 49% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, किस कारण? क्योंकि दोनों ही एक ही समान रेखा में गति कर रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग चंद्रमा के बारे में देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया सूर्य। ठीक है, ये हो गया सूर्य, देखो ये हो गया सूर्य। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूर्य, और ये हो गया चंद्रमा। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उस समय जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा। देखो इन दोनों के बीच में ये पृथ्वी आ गई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा, तो इसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए और जिस कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़ पाए, उसे हम जो है कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो चंद्र ग्रहण, अब यहाँ पर सूर्य है, अगर ये ऐसे है तो ये देखो ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया पृथ्वी, और इसका जो प्रकाश है पड़ ही नहीं पा रहा है सूर्य का, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। यदि यही उल्टा हो जाए, ये सिचुएशन, अब देखो ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, तो ये जो है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की छाया की वजह से पृथ्वी पे दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आप लोग कहोगे कि सर चंद्रमा बहुत छोटा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, सूर्य और ज़्यादा बड़ा है, तो ये छोटा सा भाग पूरी पृथ्वी को कवर कैसे कर लेता है? देखो हम लोग अगर टॉर्च बारे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग टॉर्च बारते हैं तो अगर ये टॉर्च बरा, ठीक है, टॉर्च बरा, और यहीं बीच में हम लाके इतना छोटा सा भाग रख देंगे तो इसका जो प्रकाश है ये यहाँ तक पड़ेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर आगे चला जाएगा। ये छोटे से भाग ने ये जो इसके सामने का था छोड़ दिया, और ये रहा हम लोगों का पृथ्वी, तो ये पृथ्वी पर पड़ ही नहीं पाएगा। दरअसल इसके छाया के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं दिखता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चंद्रमा है अगर पृथ्वी के गति करते हुए, परिक्रमण करते हुए, देखिए ये वृत्ताकार गति करती है। वृत्ताकार का अर्थ होता है इस टाइप में। ठीक है, अगर ये गति करते हुए, ये गति कर रही है, अगर गति करते हुए ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरे, नजदीक से गुजरे तो इस स्थिति को अपभू कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब हो तो उस घटना को अपभू कहते हैं, और यही घटना जब दूर चली जाए, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो तो उसे अपभू कहते हैं। समझ गया? जब नजदीक हो तो अपभू, दूर हो जाए तो उपभू। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। जब नजदीक हो तो उपभू, दूर हो तो अपभू। मैं बता देता हूं, ये हो गया अपभू, उपभू, ये हो नजदीक हो, ये दूर हो। ठीक है, जब चंद्रमा नजदीक होगी तो उपभू,
उपभू याद कर सकते हैं कि ऊपर बैठ गया, उपभू ऊपर चढ़ गया है तो ये नज़दीक हो गया। अपभू आप दूर जाइए तो अपभू दूर हो गया। तो अपभू उपभू की घटना हम लोगों ने समझ लिया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हम लोगों ने समझ लिए हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी जो चंद्रमा है वो नीला दिखाई देता है, कभी कभी पिंक दिखाई देता है, कभी कभी ब्लू दिखाई देता है। तो हम लोग देखेंगे कभी नीला ब्लू, जिसे एक ही कहते हैं नीला ब्लू, पिंक दिखता है, रेड दिखता है, तो किस कारणों से दिखता है। और हम लोग देखेंगे कि क्या प्रूफ है कि पृथ्वी चंद्रमा का ही भाग है। हो सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट हो, किसी और ग्रह से टूट के आया हो। तो क्या प्रूफ है कि पृथ्वी का भाग है, पहला ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि रेड मून, पिंक मून क्या होते हैं, दूसरा ये देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो चंद्र ग्रहण लगता है फिर सूर्य ग्रहण लगता है, उनके कारण ज्वार और भाटा आता है, तो उसका कैसे प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। और जो है कि एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि जब दोनों समानांतर होते हैं तो ये जो चंद्रमा है कभी पूर्णिमा होती है कभी अमावस्या होती है। तो हम पूर्णिमा और अमावस्या की होती है। जब पूर्णिमा होती है तो क्या चंद्र ग्रहण होता है, जब अमावस्या होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।